हाँ भाई, चलो देखो, नाभिकीय विखंडन का द्रव बूंद मॉडल। देखो सर जी, हमने इससे पहले भी द्रव बूंद मॉडल के बारे में बात की है। जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, अपन कहते हैं जो नाभिक होता है वो द्रव की बूंद के जैसा होता है, घनत्व ज्यादा होता है, असंपीड्य होता है, और इसका जो घनत्व है वो 2 गुणा 10 की घात 17 या 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीन्स उच्च घनत्व होता है। ठीक है, और कैसा होता है नाभिक? असंपीड्य होता है। जैसे द्रव की बूंद असंपीड्य होती है, ऐसे नाभिक भी कैसा होता है? असंपीड्य होता है, अनकंप्रेस्ड, उसको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। नाभिक को अपन एक गोलाकार द्रव बूंद के रूप में मानते हैं। जब इस पर किसी बाह्य पार्टिकल या अगर अपन कहें कि न्यूट्रॉन की टक्कर कराई जाती है, जब अपन नाभिक पर क्या कराते हैं? न्यूट्रॉन की टक्कर कराते हैं, तो नाभिक को एक्साइटेशन एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, और वो एक्साइटेशन एनर्जी के कारण क्या होता है? विरूपक बल लगते हैं। उस पर क्या लगते हैं? विरूपक बल। और विरूपक बलों के प्रभाव में वो गोलाकार अवस्था से दीर्घ वृत्ताकार अवस्था में क्या हो जाता है? बदल जाता है। समझो दोबारा से क्या कहना चाह रहे हैं अपन। ओके, द्रव बूंद मॉडल अपन ने जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ा, तो अपन ने कहा कि द्रव की बूंद और नाभिक दोनों का व्यवहार एक जैसा होता है। उच्च घनत्व होता है, असंपीड्य होते हैं, और शांत अवस्था में द्रव की बूंद जैसे गोलीय अवस्था में होती है, ऐसे ही नाभिक भी कैसा रहता है? गोलीय अवस्था में रहता है। उस स्थिति में क्या होता है? उसका जो पृष्ठ तनाव है और कूलाम का प्रतिकर्षण बल है, ये दोनों कैसे रहते हैं? संतुलित रहते हैं। कूलाम ये का प्रतिकर्षण बल और पृष्ठ तनाव, ये दोनों कैसे रहते हैं? जब संतुलित अवस्था में रहते हैं तो नाभिक को अपन शांत अवस्था में मानते हैं, और शांत अवस्था का नाभिक गोलीय स्थिति में होता है। अब जैसे ही इस नाभिक पर किसी न्यूट्रॉन की क्या कराई जाती है? टक्कर कराई। विखंडन के लिए न्यूट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए। अपन जब रिएक्शन लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं, 0N1 प्लस 1 यूरेनियम 235, यूरेनियम 2 36, 56 Va 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 30N1 प्लस 2। ये तो रिएक्शन होती है। तो अपन किसी नाभिक के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की जैसे ही नाभिक से टक्कर होती है तो विरूपक बलों के प्रभाव में, विरूपक बल का मीन्स डिस्टॉर्शन जो फोर्स है, जो उसके स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं? बिगाड़ देते हैं। तो किस फॉर्म में आ जाता है? दीर्घ वृत्त की फॉर्म में आ जाता है, दीर्घ वृत्ताकार बन जाता है। और ये क्या करता है? दीर्घ वृत्ताकार पार्ट से भी आगे और वाइब्रेशन करता है, उसको अपन दोलन बोलते हैं कि वो दोलन करता हुआ डंबलाकार आकृति में आ जाता है। और इस पूरी प्रोसेस में और डंबलाकार आकृति में आके अलग अलग 2 पार्टों में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है। ये जो मूल नाभिक होता है, ये मूल नाभिक 2 अलग अलग हल्के उत्पाद नाभिकों में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। और इस पूरी प्रोसेस में लगने वाला जो समय है वो 10 टू द पावर माइनस के 12 सेकंड होता है। 10 की घात माइनस के 12 सेकंड, मीन्स 10 की घात माइनस के 12 सेकंड में ही कोई पार्टिकल विरूपक बलों के प्रभाव में दीर्घवृत्ताकार आकृति में आ जाता है, और फिर प्रचंड दोलन करता हुआ डंबलाकार आकृति में आके 2 अलग अलग नाभिकों में क्या हो जाता है? उत्पाद नाभिकों में टूट जाता है। तो यही तो होता है नाभिकीय विखंडन में। क्या होता है? मूल नाभिक का उत्पाद नाभिकों में टूटना। भाई ऐसा ही तो हो रहा है। एक मूल नाभिक है,
वो दो अलग अलग उत्पाद नाभिकों में क्या हुआ, ब्रेक हुआ, यही तो नाभिकीय विखंडन है। जरा उसकी शेप के बारे में बात करें, क्या स्थिति बनती है। ऐसा होता है, पहली अवस्था में नाभिक कैसा होता है, गोलाकार अवस्था में होता है, ठीक है। अब जैसे ही इस पर न्यूट्रॉन की टक्कर होती है, ये थोड़ा सा दीर्घ वृत्ताकार शेप में जाता है, ठीक, फिर और दीर्घ वृत्ताकार बनता है। फिर क्या होता है, इसमें डंबलाकार शेप बन जाती है, ठीक है। और ये डंबलाकार शेप फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, क्योंकि इसमें प्रचंड दोलन होते हैं, उसको एक्साइटेशन एनर्जी मिल जाती है। न्यूट्रॉन जैसे ही टक्कर करता है तो नाभिक को क्या मिल जाती है, उत्तेजन ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाएं, इस तरीके की स्थिति बन जाती है, और आगे टूटता हुआ दो अलग अलग पार्टों में विभक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति होती है, गोलाकार आकृति में होती है। उत्तेजन ऊर्जा के साथ किस में बनता है, जैसे न्यूट्रॉन टक्कर करता है दीर्घवृत्त की फॉर्म में बनता है, और आगे डंबल की शेप ग्रहण करता हुआ दो अलग अलग नाभिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अच्छा, अपन क्या करते हैं, अपन दो चीजें मान लेते हैं। जब नाभिक दो भागों में विभक्त हो जाता है तो इससे क्या निकलती है, मुक्त ऊर्जा मुक्त होती है, और उसको अपन कह रहे हैं, ये जो मुक्त ऊर्जा है इसको अपन ने नाम दे दिया EF, ठीक है। अच्छा, और ये जो दोनों नाभिक हैं जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उस स्थिति में इनकी जो ऊर्जा होती है उसको अपन कहेंगे कूलाम ऊर्जा, उसको अपन नाम देंगे EC। और इन दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, उसे अपन कहेंगे सक्रियण ऊर्जा। एक वर्ड आएगा अपने पास, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ये सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, EA, ठीक है। इसका वैल्यू होता है EF माइनस EC, और वो कहता है सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा है जिस पर नाभिक क्या हो जाए, स्वतः विखंडित हो जाए। ये नाभिक के स्वतः विखंडन की ऊर्जा है। चलो देखो जरा एक बार की फिर से सुनो। अपन ने क्या किया, अपन ने माना कि नाभिक का जो द्रव बूंद मॉडल है वो ये कहता है कि नाभिक और द्रव की बूंद दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक। उच्च घनत्व होता है उसका, न्यूट्रॉन जैसे ही मूल नाभिक या गोलाकार आकृति का जो नाभिक है उस पर टक्कर करता है तो विरूपक बल के प्रभाव में ये नाभिक कैसी स्थिति में आ जाता है, दीर्घ वृत्ताकार स्थिति में आ जाता है। और ये जो दीर्घ वृत्ताकार स्थिति है, फिर से क्या, ये स्थिति में क्या होता है, प्रचंड दोलन होता है नाभिक में, और वो डंबल के जैसी आकृति ग्रहण कर लेता है। यही तो हो रहा है। अपने पास एक गोलाकार नाभिक है, अपन ने कहा जब इससे न्यूट्रॉन टक्कर करता है तो नाभिक एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, उत्तेजन अवस्था में आ जाएगा, उससे दीर्घवृत्त की शेप ग्रहण करेगा, और फिर उन दोलनों के प्रभाव में क्या करता है, डंबल के जैसी शेप ग्रहण कर लेता है, और वो डंबल अलग अलग होके क्या बना लेते हैं, तो उत्पाद नाभिक बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, गोलाकार अवस्था में होने के लिए नाभिक जो पृष्ठ तनाव लगता है नाभिक पर, और कूलाम का प्रतिकर्षण बल लगता है। पृष्ठ तनाव और कूलाम का प्रतिकर्षण बल, ये दोनों नाभिक को किसमें रखते हैं, संतुलित अवस्था में रखते हैं। और इसी संतुलित अवस्था का एक नाम हमने दिया था कि वो शांत अवस्था है। अब जब दो उत्पाद नाभिक बनते हैं तो उस स्थिति में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हमने कहा फ्री एनर्जी है, और उसकी जो कूलाम एनर्जी है उसको अपन ने क्या किया, ये कूलाम एनर्जी कब बनती है, जब दोनों नाभिक एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं, स्पर्श की स्थिति में तो कूलाम ऊर्जा मिलेगी, और विखंडित होगा तो अपन को क्या मिलेगा, मुक्त ऊर्जा मिलेगी। और इन दोनों ऊर्जाओं का अंतर सक्रियण ऊर्जा कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी।
और रिएक्टिवेशन एनर्जी नाभिक के स्वतः विखंडन की ऊर्जा होती है। चलो अब अपन इस स्थिति के बारे में बात करेंगे, अगर ऐसा हो कि EF ग्रेटर देन हो EC से, EF लेस देन हो EC से, ठीक है, ऐसी कई सारी स्थितियों के बारे में बात करेंगे। चलो देखो जरा आगे बात करें। चलो अब जरा देखो, पहली कंडीशन याद है, EA ग्रेटर देन 0 हो, अगर सक्रियण ऊर्जा क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आता है EF ग्रेटर देन होगा EC से। ये जो स्थिति है ये A ग्रेटर देन 250 वाले नाविकों में मिलती है। ऐसी स्थिति कहाँ मिलती है, जिन नाविकों के परमाणु भार 250 से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, वहां मिलती है ऐसी स्थिति, ठीक है। और ऐसे नाविकों की प्रकृति में क्या रहती है, अनुपलब्धता रहती है, उपलब्ध नहीं रहते। चलो दूसरी सही कंडीशन, यदि EA लेस देन 0, इसका मतलब EF लेस देन होगा किससे, EC से। और ये वाली जो स्थिति है वो 92 यूरेनियम 235 वाले नाविकों के आसपास के नाविकों में मिलती है। ठीक, तीसरी कंडीशन यदि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो, स्वतः विखंडन ऐसा नहीं है, बहुत पॉसिबल चीज नहीं है, स्वतः विखंडन तो बहुत कम केस में होता है। यदि EA क्या हो, लेस देन 0, इसका मतलब EF इज लेस देन EC। और ये जो स्थिति है वो ऐसे नाविकों में पाई जाती है जिनमें A का जो वैल्यू होता है वो 85 से ज्यादा और 209 से कम हो। और ऐसे जो नाभिक होते हैं इनमें विखंडन की जो प्रक्रिया है या विखंडन की प्रायिकता है वो कैसी होती है, कम होती है। अगर अपन कहें कि अत्यल्प होती है, बहुत कम प्रायिकता होती है विखंडन की। और ऐसे जो नाभिक हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ये स्थायी नाभिक होते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, ठीक। तो अपने पास सक्रियण ऊर्जा से रिलेटेड तीन कंडीशन, यदि EA ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब EF ग्रेटर देन EC हो, मुक्त ऊर्जा कूलाम ऊर्जा से ज्यादा हो या कूलाम की जो विभव रोधका है उससे ज्यादा है, तो उस कंडीशन में EA ग्रेटर देन होगा 0, सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होगी, मतलब नाभिक स्वतः विखंडित होगा। और ऐसी स्थिति A ग्रेटर देन 250 वाले नाभिकों में मिलती है, जिन नाभिकों का परमाणु भार 250 से ज्यादा होता है उनमें मिलती है। और ऐसे नाभिक प्रकृति में क्या रहते हैं, अनुपलब्ध रहते हैं, पॉसिबल अवेलेबिलिटी नहीं होती, कम होते हैं। दूसरा, EA लेस देन 0 हो, इसका मतलब जो फ्री एनर्जी है वो कम है, किससे, कूलाम ऊर्जा से। और ये कंडीशन कहाँ मिलती है, 92 यूरेनियम 235 वाले नाभिकों के साथ मिलती है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें दो तरह के नाभिक काम में लेते हैं अपन, या दो तरह के न्यूट्रॉन काम में लेते हैं। एक तो होते हैं ऊष्मीय न्यूट्रॉन, जिनकी एनर्जी 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की होती है, ठीक है, 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की होती है।
और एक होते हैं तापीय न्यूट्रॉन, जिनकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की होती है। ठीक है, ऐसे नाभिक 92 यूरेनियम वाले नाभिकों से क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, और उससे क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की संभावना बनती है। एक तीसरी कंडीशन है, अगर Ea लेस देन 0 हो। यह कंडीशन कब आएगी, जब मुक्त ऊर्जा का मान कूलाम की विभव रोधका से क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। उस कंडीशन में नाभिक में विखंडन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, बहुत कम होगी, अत्यल्प होगी। और नाभिक कैसा होगा, स्थायी नाभिक होगा, स्टेबल न्यूक्लियाई होगा। और ये कंडीशन ऐसे नाभिकों में मिलती है जिनके लिए जो परमाणु भार है, एटॉमिक वेट है, वो 85 से ज्यादा हो और 209 से कम हो। ठीक है, चलो देखो जरा एक बार की, फिर अपन आगे बात करते हैं। आगे बात करें, बताओ जरा। चलो अगली बात करते हैं अपन श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में, चेन रिएक्शन के बारे में। ये तो आपने पढ़ी भी है पहले, श्रृंखला अभिक्रिया तो। देखो जरा क्या मतलब है श्रृंखला अभिक्रिया का। चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया का सीधा सा मतलब है कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया कम से कम अपने जैसी एक अभिक्रिया को संचालित रखे। मतलब क्या है, मतलब यह है यदि कोई नाभिकीय अभिक्रिया, ऐसी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन जो अपनी तरह की औसतन एक नाभिकीय अभिक्रिया संचालित करें, क्या कहलाएगी, श्रृंखला अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, बस एक आध दिन की और। यदि कोई नाभिकीय अभिक्रिया जो अपनी तरह की औसतन एक नाभिकीय अभिक्रिया संचालित करे, क्या कहलाएगी, श्रृंखला अभिक्रिया कहलाएगी, चेन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, दो तरह की होती है चेन रिएक्शन, आप लोग जानते हो। एक तो होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जब केवल एक न्यूट्रॉन अगली नाभिकीय अभिक्रिया के काम आए, और इसका मतलब एक से अधिक न्यूट्रॉन, उसके लिए एक वर्ड लेंगे अपन, गुणन कारक, एक टर्म के यूज करेंगे जिसको अपन नाम देंगे कि वो गुणन कारक है, मल्टीपल फैक्टर है। एक से अधिक न्यूट्रॉन नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लें। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय भट्टी में काम आती है, और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया परमाणु बम बनाने में काम आती है। ठीक है, तो अपन दोनों के कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक परमाणु बम का और एक न्यूक्लियर, एक एटॉम बम का और न्यूक्लियर रिएक्टर का, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो सारी बातें अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।